तो देखो कल क्या बता रहा था, सारणी के गुणधर्म। ठीक है, सारणी के गुणधर्म पहला क्या बताया था? जैसे मान लो कोई सारणी है 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका मान निकालोगे तो 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 3, तो 10 माइनस 12 बराबर -2, यही ना। तो इसकी पंक्तियों को, ये पंक्ति के अवयव है ना, तो स्तंभ में लिख दो 2 3, ये 4 5 पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दो, और फिर मान निकालो 2 गुणे 5 और ये 3 गुणे 4, तो 10 माइनस 12 बराबर -2। यदि सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यही पहला गुणधर्म था। पंक्तियों को बदल दो चाहे स्तंभों को बदल दो, पंक्तियों को स्तंभों में बदलो चाहे स्तंभों को पंक्तियों में बदलो, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा गुणधर्म क्या बताए थे? दूसरा गुणधर्म ये बताए थे कि दो पंक्ति, जैसे 2 3 2 3, ठीक है, तो ये इस सारणी के दो पंक्ति समान, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान निकालोगे तो 2 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 3, तो 6 माइनस 6 तो 0, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 3 4 और 2 3 4 और ये 7 9 11, तो इसका मान भी 0 होगा कि नहीं, क्योंकि दो पंक्ति समान है। जैसे मान लो 1 2 3 और 1 2 3 और 4 5 6, तो इसका मान भी 0 होगा क्योंकि दो कॉलम समान है। तो किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति समान हो अथवा कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है, ठीक है ना। और फिर तीसरा गुणधर्म यह है कि जैसे मान लो कोई सारणी की कोई भी पंक्ति के सभी अवयव 0 है, 2 2 0 0 1 2, इसका मान निकालोगे तो क्या होगा? 0 गुणे 2, बीच में माइनस 1 गुणे 0, 0 माइनस 0 तो 0 ना होगा। तो पहली पंक्ति के सभी अवयव 0 थे तो सारणी का मान 0। ऐसे भी हो सकता है कि 0 0 0 हो और 1 2 3 हो और 4 5 6 हो तो इसका मान भी 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी हो जाए कि 0 0 0 और 1 2 3 4 5 6, तो इसका मान भी क्या होगा? 0। तो किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 हो चाहे किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है। समझ गए ना? किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो सारणी का मान भी 0। कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0। 0 दो कंडीशन में होता है, दो पंक्ति समान हो अथवा दो स्तंभ समान हो, अथवा किसी भी सारणी के में किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। इतना गुणधर्म लिखवाए थे। अब देखो चौथा गुणधर्म क्या है। चौथा गुणधर्म ये है कि जैसे मान लो इस 2 3 4 5 एक सारणिक है, ठीक है, इसका मान निकालते हो तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 3, तो 10 माइनस 12 बराबर -2। अब इस सारणी के किसी भी पंक्ति में देखो, किसी भी पंक्ति के सभी अवयवों में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दो। पहली पंक्ति में अवयव कौन कौन है? 2 3, तो किसी विशेष अवयव को गुणा कर देते हैं। जैसे 2 गुणे 5 कर दिए, 3 गुणे 5 कर दिए, इस 4 5 को सीधे उतार दिए। पहली पंक्ति में गुणा कर दिए 5 का, पहले पंक्ति में किसका गुणा किए? 5 का, ठीक है ना। यहाँ 2 3 था तो 2 गुणे 5 3 गुणे 5, तो पहली पंक्ति में किसका गुणा कर दिए? 5 का। अब इसका मान निकालो, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 4 और 5, इसका क्या होगा? 10 गुणे 5 4 गुणे 15, 10 पचा 50, 4 15 चौको 7, तो क्या होगा? -10 आ रहा है। तो पहले क्या था? -2 गुणे 5, ठीक है। तो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर देंगे तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो गया। देखो पहले -2 आया था, तो हम क्या किए कि पहली पंक्ति के सभी अवयव में 5 के गुणा कर दिए, तो मान -2 आया तो -10 आ गया, अर्थात मान में भी 5 गुणा हो गया। यहाँ 7 का गुणा किए होते तो यहाँ -2 गुणे 7 आता। यदि यहाँ 15 का गुणा किए होते सब में ना तो -2 गुणे 15 आता। इसका मतलब क्या हुआ? किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। जबकि आव्यूह में क्या होता था? आव्यूह में सभी अवयवों में गुणा किया जाता था, लेकिन यहाँ पहली पंक्ति में किया गया अथवा पहले कॉलम में किया जाएगा। पहली पंक्ति यानी किसी एक पंक्ति में किया जाएगा।
या किसी एक स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा किया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। जबकि अव्यूह में हर एक अवयव में विशेष संख्या का गुणा किया जाए करना पड़ता है ना। पर यहाँ सिर्फ एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दें तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। सारणी के मान में भी यहाँ पहले -2 आया था, अब पहली पंक्ति के सभी अवयव में हम 5 का गुणा किए तो पहले मान -2 था लेकिन अब -10 आ गया। इसका मतलब इसमें भी 5 का गुणा हो गया, ठीक है ना। तो लिखो आगे चौथा गुणधर्म, किसी पंक्ति अथवा किसी सारणी के किसी पंक्ति सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ की स्तंभ सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है, ठीक है। यहाँ सारणी का इस सारणी का मान निकाले तो -2 आया। अब इस सारणी की पहली पंक्ति में 5 का गुणा कर दिए तो सारणी का मान -10 आया, अर्थात -2 में 5 का गुणा होने के बाद आया। ऐसे हम पहले कॉलम में भी 5 का गुणा किए होते तब भी यही आता, दूसरे कॉलम में भी 5 का गुणा किए होते तब भी यही आता, दूसरी पंक्ति में 5 का गुणा किए होते तब भी यही आता। किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ की विशेष संख्या का गुणा करेंगे तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाएगा। सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है, ठीक है। चौथा गुणधर्म ये है, लिख लिए। पांचवा गुणधर्म देखो, जैसे 2 3 7 9, इसका मान निकालो तो 2 × 9 7 × 3 9 2 9 18 7 3 21, 18 से 21 निकालो तो क्या बचेगा -3, ठीक है। यहाँ 18 - 21 बराबर -3 आया। अब क्या करेंगे, ये कहना चाहते हैं कि इसके समांतर स्तंभों को परस्पर बदल दो, इसके स्थान पे इसको लिख दो, इसके स्थान पे इसको, क्या आएगा 3 9 2 7, 3 × 7 -9 × 2 7 3 21 -18 बराबर +3 आ गया। पहले -3 था, अब +3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम दो समांतर स्तंभों को परस्पर बदल दिए तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं पड़ा बल्कि चिन्ह बदल गया। तो गुणधर्म क्या बना, किसी सारणी की 2 समांतर स्तंभों अथवा 2 समांतर पंक्तियों को परस्पर बदला जाए तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता बल्कि चिन्ह बदल जाता है। तो क्या गुणधर्म बना, सुनो देखो, यहाँ पे ये सारणी था, इसका मान निकाले तो -3 आया। फिर हम क्या किए, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में लिख दिए, अब पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में लिख दिया, फिर मान निकाले तो +3 आ गया। पहले -3 था, तो मान तो वही है लेकिन चिन्ह भर बदल गया। तो हम चाहे 2 समांतर स्तंभ को बदलें, चाहे 2 समांतर पंक्तियों को बदलें, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, पर सारणी के संख्यात्मक मान में अंतर नहीं होगा बल्कि चिन्ह बदल जाएगा। संख्यात्मक मान 3 के 3 है, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है।
तो दो समांतर पंक्तियों को बदलें चाहे समांतर स्तंभों को बदलें, तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता बल्कि चिन्ह बदल जाता है। तो पांचवा गुणधर्म क्या है? इसी सारणी की कोई दो समांतर, इसी सारणी की दो समांतर, इसी सारणिक की दो क्रमागत, दो समांतर लिखो, दो समांतर पंक्तियों या समांतर स्तंभों को इसी सारणी की दो समांतर पंक्तियों या समांतर स्तंभों को परस्पर बदल देने से सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता। सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता बल्कि चिन्ह बदल जाता है। इसी सारणी की दो समांतर पंक्तियों या दो समांतर पंक्तियों या समांतर स्तंभों को परस्पर बदल देने से सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता बल्कि चिन्ह बदल जाता है। लिख ले। तो पहला गुणधर्म क्या था? पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को बदल देने से सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, दो समांतर पंक्तियों या दो समांतर किसी सारणी की किसी सारणी में दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान है, सारणी का मान शून्य होता है। तीसरा, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी में शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। चौथा, किसी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। और पांचवा, दो समांतर पंक्तियों या दो समांतर स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता बल्कि चिन्ह बदल जाता। ठीक है, चलो देखो आगे। अब छठवां गुणधर्म देखो। छठवां गुणधर्म क्या है? जैसे 2 + 3 4, 5 + 7 और 1, ऐसे एक सारणिक है। इसको उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो यहाँ पे 2 + 3 और 4 और 5 + 7 1, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। पहले 2 और 5 बार लिखो और 4 1, अब इसमें प्लस लगाओ, 3 और 7 4 1, 2 × 1 - 5 × 4, 3 × 1 - 7 × 4, 2 1 कम 2, 5 चौक 20, 3 1 कम 3, 7 चौक 28, 2 और 3 5, 20 28 48, 48 से 5 निकल गया -41, ये आया इसका मान। और इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो क्या आता? 5 चौक 20, 3 1 कम 3, 7 चौक 28। ठीक है, इसको पहले लिख दो, 2 और 3 5 ना हो गया, और फिर 4 7 5 12 और ये 1, और इसका मान निकालो तो 5 × 1 12 × 4 5 12 चौक 48, 48 से 5 निकल तो -47, वही आ रहा। ठीक है, तो इसमें देखो दो पंक्ति हैं, इसमें 2 स्तंभ हैं, इसका ऑर्डर 2/2 ना बोलेंगे, 2/2, इसका भी 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी सारणी का कोई भी कॉलम दो राशियों का योग हो,
किसी सारणी का दो कॉलम दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। उसी कोटि के 2x2 कोटि का ये भी है तो 2x2 कोटि का ये भी, तो उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यदि कोई कॉलम दो राशियों का योग है तो यदि दो राशियों का अंतर होता तो उसी कोटि के दो सारणिकों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। यदि मान लो यहाँ माइनस माइनस होता तो गुणधर्म क्या बना, किसी सारणी का कोई भी कॉलम दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालो, दोनों कंडीशन में -43 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किसी सारणी का कोई भी कॉलम दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई कॉलम दो राशियों का योग है, पंक्ति दो राशियों का योग होता तब भी उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका हम गुणधर्म क्या बनेगा, किसी सारणी का कोई भी स्तंभ अथवा कोई भी पंक्ति दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लिख लिए? जैसे यहाँ पे 2 और 3 था और 5 और 7 था तो यहाँ पे 5 2 5 पहले लिख दिए और 4 1 उतार दिए, फिर 3 7 लिख दिए, फिर 4 1 उतार दिए, तो इसका मान निकाले तो वहां 47 आया। और यहाँ एक बार क्या किए, 2 और 3 को जोड़ दिए और 5 7 को जोड़ दिए, फिर इसको तो साल के तभी -47 आया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, तो ये सारणी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, -47 इसका भी मान आ रहा है इसका भी आ रहा है। तो किसी सारणी का कोई कॉलम दो राशियों का योग हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखे देते हैं, नीचे लिख लेना, एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, गुणधर्म नीचे लिखे देते हैं। किसी सारणी किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ, कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ दो राशियों का योग, दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो दो राशियों का योग हो या अंतर हो, दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग, दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। उसी कोटि के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ है, कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग या अंतर, दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिखा गया एग्जाम्पल, दो राशियों का योग था, इसको डायरेक्ट सॉल्व किया दिया आया और इसको अलग अलग करके सॉल्व किया तब भी वही आया। इसका मतलब जब ये लिखा रहेगा तो हम ये लिख दिया करेंगे। ठीक है, यहाँ दो कॉलम, तो ये पहला कॉलम दो राशियों का योग था, ऐसे भी हम देख सकते थे कोई पंक्ति, जैसे मान लो 2 + 3 7 + 2 और 5 6 है ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले 2 5 लिख लो और यहाँ 7 6 और प्लस फिर क्या लिखो 3 5 2 6, इन दोनों का मान समान रहेगा। यहाँ स्तंभ दो राशियों का योग था, यहाँ पंक्ति दो राशियों का योग है। अब यहाँ योग है तो यहाँ अंतर भी कर सकते हो नीचे, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अंतर है तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा।
हाँ, प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस। तो कितने गुणधर्म बन गए? 6 ठो। पहला गुणधर्म क्या है? पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा गुणधर्म, किसी सारणी के दो पंक्ति समान हो अथवा दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तीसरा, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है। चौथा क्या बताया गया? किसी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। फिर क्या बताया गया? दो समांतर पंक्तियों या दो समांतर स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता बल्कि उनका चिन्ह बदल जाता है। फिर किसी सारणी का कोई भी कॉलम या कोई भी स्तंभ दो राशियों का योग या अंतर हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। यही ना। अब देखो 7वां गुणधर्म, देखो, जैसे 2 3 4 5 है ये सारणी, इसका मान निकालें तो क्या हुआ? 2 गुणे 5 और 4 गुणे 3, 2 पंचे 10, 4 3 12 माइनस 2। ये सब एग्जाम्पल हम दो पंक्ति दो स्तंभ क्यों देते हैं? क्योंकि इसको जल्दी साफ करके दिखाते हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ ले तो टाइम न लगेगा, लेकिन वे सत्य 3 पंक्ति 3 स्तंभ के लिए भी है जो नियम इसके लिए सत्य है। हम एग्जाम्पल 2 पंक्ति 2 स्तंभ कैसे ले देते हैं? जल्दी से इसको साफ करके दिखा भी दें। 3 वाले में टाइम लगेगा, जो 2 के लिए नियम बताए जा रहे हैं वे 3 के लिए भी सत्य है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका मान -2 आ गया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इस कॉलम के समांतर कॉलम ये है और इस कॉलम का समांतर कॉलम ये है। तो किसी कॉलम और उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके इसके साथ जोड़ दो। कहने का मतलब C1 कॉलम का समांतर कॉलम C2 है और C2 में किसी विशेष संख्या का गुणा करके इसके साथ जोड़ दो। 1 का गुणा, 2 का गुणा, 5 का गुणा, 15 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दो तो सारणी का मान -2 आएगा। नए सारणी का भी जैसे हम करके दिखाते हैं, जैसे इसके समांतर पंक्ति ये ना है, कॉलम ये है ना, तो इसमें हम इस 3 का गुणा करके या 2 का गुणा करके जोड़ते हैं। 2 लिख दो, अब 4 लिख दो, अब प्लस और ये प्लस है। इसमें किसी विशेष संख्या का गुणा करके जोड़ो तो मान लो 5 का करते हैं या 3 का करते हैं तो 4 गुणे 3 और 4 गुणे 5 कर दिए। ठीक है, 4 का गुणा करके जोड़ दीजिए और इसको 3 5 उतारना है। इस कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके इसके साथ जोड़ दीजिए। किसी विशेष संख्या का चिन्ह क्या की है? 4 का। 4 गुणे 3, 4 गुणे 5 ये। अब इसका मान निकालो तो क्या होगा? 2 और 4 3 12, 3 4 4 5 20, ये 5, 12 2 14, 3 ये 24 और ये 5। इसका मान निकालो तो 14 गुणे 5, 24 गुणे 3, 14 पंचे 70 और 24 3 72। देखो -2 वही मान आ रहा है। ठीक है। कहने का मतलब कोई कॉलम तथा उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस कॉलम में जोड़ दो तो प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। वही होता है जो पूर्व सारणी का मान था। गुणा करके जोड़ देने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी सारणी का कोई भी कॉलम तथा उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस कॉलम में जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। किसी सारणी का कोई भी कॉलम तथा उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस कॉलम में जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। किसी सारणी का कोई भी कॉलम तथा उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे गुणधर्म? किसी सारणी का
कोई भी स्तंभ तथा उस स्तंभ के समांतर स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस स्तंभ में जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसी सारणी का कोई भी स्तंभ था उस स्तंभ के समांतर स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस स्तंभ में जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यह नियम पंक्तियों के लिए भी सत्य है। यह नियम पंक्तियों के लिए भी सत्य है। यहाँ किसी सारणी का कोई भी स्तंभ जहाँ लिखे है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी सारणी का कोई भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के समांतर पंक्ति में किसी विशेष संख्या का गुणा करके उस पंक्ति में जोड़ दें तो जो नई सारणी प्राप्त होगी उसका मान अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं, पूर्व की भांति ही रहेगा। जैसा देख ही चुके हो, इसका मान -2 आया। पहले कॉलम का समांतर कॉलम दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में 4 का गुणा करके पहले कॉलम में जोड़ दिए तो नया सारणी प्राप्त हो गया। तो नए सारणी का मान निकाले तो वही आया जो पुराने सारणी का मान था। ठीक है, लिख लिए। अब देखो आगे, अब इनका ये गुणधर्म जैसे अभी हम लिखे थे ना, पहले कॉलम तो C1 कॉलम को प्राप्त करने के लिए C1 के समांतर कॉलम C2 में 4 का गुणा करके जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे C1 × C1 + 4 × C2 की संक्रिया से। ये गुणधर्म सतवें गुणधर्म कैसे लिखा जाए? पहले कॉलम के समांतर कॉलम C2 में दूसरे कॉलम, पहला कॉलम का समांतर कॉलम दूसरा कॉलम, उसमें 4 का गुणा करके जोड़ने से C1 प्राप्त हो रहा है, पहला कॉलम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं C1 × C1 + 4 × C2 की संक्रिया से। इसका मतलब ये वाला गुणधर्म 7वां सम क्वेश्चन में, अधिकांश क्वेश्चनों में लगता है। तो जब कहते हो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा, जब सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है तो ये सब करने की जरूरत क्या है? ये तो जानते हो, कोई कॉलम उस कॉलम के समांतर कॉलम में किसी विशेष संख्या का गुणा करके जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जब अपरिवर्तित रहता है ये करते क्यों हैं? ठीक है, ऐसा करने से जानते हो, एक गुणधर्म पढ़े हो कि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। ये भी जानते हो कि किसी सारणी की 2 पंक्ति समान हो अथवा 2 स्तंभ समान तो सारणी का मान शून्य होता है। तो हो सकता है कि ये गुणधर्म लगाने से किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाए, तो कह देंगे कि गुणधर्म से उसका मान शून्य होगा। ये हो सकता है कि ये गुणधर्म लगाने से 2 पंक्ति समान हो जाए अथवा 2 स्तंभ है समान हो जाए, तो गुणधर्म से कह देंगे इसका मान शून्य होगा। सार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वे दोनों गुणधर्म का उपयोग करने के लिए, गुणधर्म के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये गुणधर्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सारणी के मान में तो परिवर्तन होता नहीं है, वही मान रहता है ऐसा कर देने के बाद भी। पर ऐसा करने से हो सकता है 2 पंक्ति समान हो जाए अथवा 2 स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा, अथवा किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा, बिना साल्व किए उसको लिख दोगे। ठीक है, इसलिए इस गुणधर्म का उपयोग किया करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो गुणधर्म पर आधारित है, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले बताए देते हैं ताकि बात तो समझ में आए आपकी कहना क्या चाह रहे थे गुणधर्म के माध्यम से।
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, गुणधर्म का यूज कैसे करोगे। जैसे प्रूव दैट एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, एक 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 एक, इसका मान शून्य आएगा, प्रूव करके दिखाओ। अरे तो गुणधर्म का उपयोग करके, वो नहीं डायरेक्ट प्रसार करके। सुनो, इसका मान शून्य कैसे आएगा दिखाओ, अभी आप गुणधर्म बता रहे हैं, आप गुणधर्म से जोड़ के बताते हैं आपको। यहाँ s प्लस वाई है तो जेड मिल जाए तो s प्लस वाई जेड होगा, वाई प्लस एस है तो s मिल जाए तो s प्लस वाई प्लस जेड होगा, जेड प्लस एस है तो वाई मिल जाए तो s प्लस वाई प्लस जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जेड यहाँ है, यहाँ जेड की कमी भी है, यहाँ जेड है, यहाँ एस की कमी है, यहाँ एस है, यहाँ वाई की कमी है, यहाँ वाई है। सुन लो पहले अच्छे से। अभी पहली पंक्ति को प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति के समांतर पंक्ति दूसरी में एक का गुणा करके इसमें जोड़ दो, एक का गुणा करके जोड़ोगे तो क्या आएगा, एस प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ वाई प्लस जेड प्लस एक्स है, जेड प्लस एस प्लस वाई, तो सब में रहेगा एस प्लस वाई प्लस जेड, एस प्लस वाई प्लस जेड, एस प्लस वाई प्लस जेड। तो सब से हम एस प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, तो 1 1 1 और यहाँ 1 1 1 है ही, तो दो स्तंभ समान हो गए, तो सारणी का मान क्या होगा, सन। आइए पहली पंक्ति के समांतर पंक्ति में एक का गुणा करके इसमें जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा, ये सतमा गुणधर्म लगेगा। फिर दो स्तंभ समान हो गया तो सारणी का मान शून्य है, जो पीछे बताए कोई नंबर, दूसरा नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस गुणधर्म का योग बताए न थे कि 7वें नंबर गुणधर्म का उपयोग इसलिए करते हैं कि हो सकता है ऐसा करने से दो पंक्ति समान हो जाने वाली हो अथवा दो स्तंभ समान होने वाले हों, हो सकता है कि किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी शून्य होने वाले हों, उसका मान शून्य हो जाएगा। सारणी का मान जानते हो ना तुम, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सभी शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या करेंगे, पहले R1 को प्राप्त करने के लिए, R1 को प्राप्त करने के लिए R1 के समांतर पंक्ति R2 में एक का गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, किसी विशेष संख्या का गुणा करके जोड़ने से प्राप्त नवीन सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, तो एक का गुणा करके जोड़ेंगे तभी ना समान हो पाएगा। एक क्यों गुणा करके जोड़ते हैं, गुणा करके जोड़ने से क्या आएगा, एस प्लस वाई प्लस जेड सब में आ जाएगा। ठीक है, इस संक्रिया से तो क्या होगा, देखो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण जो बताए थे उसी प्रकार करेंगे। R1 में ये नियम लगाना है, R2 और R3 को हूबहू उतार देना है। यानी कहने का मतलब R1 को प्राप्त करने के लिए R1 R2 को जोड़ कर लिखना है ना, तो R1 R2 को जोड़ के लिखो तो S प्लस वाई प्लस जेड यहाँ लिखो, S प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या लिखोगे, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ क्या लिखोगे, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब R1 के लिए रूल लिखे है ना, R2 के लिए R3 के लिए तो कुछ लिखे नहीं है, इन्हीं को उतार देना, जेड एक्स ये वाई ये 1 1 1। आप देखो सब में एस प्लस वाई प्लस जेड है कि नहीं, तो R1 से कॉमन क्या ले लेंगे, एस प्लस वाई प्लस जेड। आप व्यूह से जब कॉमन लेते थे सब अवयव से कॉमन होता था, इसमें किसी पंक्ति और किसी स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि गुणधर्म पढ़े हो, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में किसी विशेष संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या का गुणा हो जाता है। तो किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ से समान चीज कॉमन ली जा सकती है। ठीक है, जबकि आप व्यूह में कॉमन कौन लेते हैं, जो सभी अवयव में हो, लेकिन इसमें किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में हो उसी को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, R1। तो R1 से S प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर तो ले लो कॉमन, S प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। इसका मान क्या होगा,
एस प्लस वाई प्लस जेड इंटू शून्य बराबर शून्य, क्योंकि R1 व R3 समान R1 और R3 समान, तो इसका मान शून्य हो गया। तो शून्य का गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो क्या होगा? शून्य। लिखे? अब एक और क्वेश्चन देखो। ये है 1A और B प्लस C, 1B C प्लस A, C प्लस A, 1C A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणधर्म का उपयोग करके अनुमान निकालना, डायरेक्ट नहीं। अब देखो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, क्या लिख रहा है? C2 कॉलम को प्राप्त करने के लिए C2 कॉलम के समांतर कॉलम C3 में 1 का गुणा करके C2 में जोड़ दो। तो यहाँ क्या आएगा? A प्लस B प्लस C, यहाँ B प्लस C प्लस A, यहाँ C प्लस A प्लस B, यानी A प्लस B प्लस C सम में A प्लस B प्लस C कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 है ही, तो दो कॉलम समान हो जाएंगे, तो सारणी का मान। ठीक है, इसका नाम क्या है? दूसरा कॉलम। तो दूसरा कॉलम को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को जोड़कर लिखेंगे, यही ना? तो लिखेंगे कैसे? दूसरा कॉलम तो ऐसे लिखते हैं C2 चेंज टू, C2 और C3 को जोड़कर लिखते हैं किस संक्रिया से? संक्रिया से। तो क्या होगा? ये होगा 1 1 1, ये होगा A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरे कॉलम से C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C 1 1 1 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, ऐसे। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C इंटू 0 बराबर 0, क्योंकि C1 और C2 समान है, क्योंकि C1 व C2 समान है। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ समान है, तो सारणी का मान शून्य होगा। सारणी का मान क्या होगा? शून्य। लिखिए। तीसरा सवाल देखो। तीसरा, प्रूव दैट A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B, E माइनस C, इसका मान शून्य है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो यहाँ पे देखो, क्या किया जाए? शून्य दो कंडीशन में होता है। R1 को प्राप्त करने के लिए R
हम्म, हाँ R1 को प्राप्त करने के लिए R1 R2 R3 जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा। R1 C1 है लिख सकते हैं ना, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब एक का गुणा के एक का गुणा करके जोड़ रहे हैं इस संक्रिया से, संक्रिया से। ये क्या होगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस, फिर B माइनस सी प्लस C माइनस E प्लस E माइनस डी, C माइनस E प्लस A माइनस डी प्लस B माइनस सी। अब बाकी तो सीधे उतार दो, B माइनस सी C माइनस A माइनस बी C माइनस A माइनस बी B माइनस सी। और इसका मान सब कट गए तो शून्य आ गया ना, ये सब कट गए, ये सब कट गए तो क्या आ गया शून्य शून्य शून्य। आप क्या लिखोगे B माइनस सी C माइनस C माइनस A माइनस B A माइनस B माइनस सी। इसका मान शून्य नहीं हुआ, क्यों? पहले कॉलम के सभी अवयव शून्य, पहले कॉलम के सभी अवयव शून्य है, तो सारणी का मान क्या होगा शून्य। पहले कॉलम के सभी अवयव शून्य, पहले कॉलम के सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसका मान शून्य हो गया। तो बताए न थे कि सतमा गुणधर्म कब लगाते हैं, जब किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य आने वाले रहते हैं अथवा दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान होने वाले रहते हैं, तब, ताकि हमें सॉल्व करना ना पड़े, गुणधर्म से कह दें कि इसका मान ये होगा।